नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता उस यूट्यूब चैनल में। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इस चैनल पर, और हिस्ट्री को हम लोग पढ़ चुके हैं पुर्तगीज, उसके बाद डचेस, अंग्रेज़, डेनिस और फ्रांसीस, यानी यूरोपियों का आगमन भारत में कैसे होता है और फिर कैसे उनका पतन होता है और कितने समय तक वो यहाँ पर रहते हैं, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर किसी ने भी वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर जब वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें जब आप जाएंगे तो सारे लेक्चर्स वहाँ क्लियर हो जाए और फर्दर तैयारी करने के लिए आप लोग तैयार रहें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए यूरोपियों के आगमन के बाद हमने आपको बताया था, उसके बाद एक अलग से मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने आपको एक रोड मैप बताया था कि हिस्ट्री को हम कैसे कैसे कवर करने जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुग़ल साम्राज्य का पतन तथा विघटन, यानी मुग़ल साम्राज्य जो 200-300 सालों से चला आ रहा था, ठीक है, उसका पतन किस प्रकार से होता है। शुरुआती मुग़ल जो सम्राट होते हैं वो बहुत कैपेबल थे अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, लेकिन बाद में जो मुग़ल सम्राट आते हैं, यानी औरंगजेब के बाद औरंगजेब तक जो मुग़ल सम्राट थे वो बहुत ही कैपेबल थे, एफिशिएंट थे साम्राज्य को चलाने के लिए। लेकिन औरंगजेब के बाद जितने भी मुग़ल सम्राट होते हैं, एक दो को छोड़कर सारे मुग़ल सम्राट ऐसे होते हैं जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाते और मुग़ल साम्राज्य का पतन हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है। ठीक है, तो इसी को पढ़ने के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे मुग़ल साम्राज्य का पतन तथा विघटन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, ताकि आपको यानी जो मेडिवल हिस्ट्री में मध्यकाल में जो हम यानी मध्यकाल की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें जो हम पढ़ते हैं मुग़ल्स को, उसमें सबसे पहले आता है बाबर। यानी बाबर का एंट्री इंडिया के अंदर होता है 1526 से, और वो यहाँ पर राज करते हैं 1530 तक। बाबर का एंट्री इंडिया के अंदर होता है 1526 से 26 में, और वो यहाँ पर राज करते हैं 1530 तक। उसके बाद उनका जो बेटा होता है हुमायूं, वो मुग़ल साम्राज्य की गद्दी संभालता है और 1530 से 1540 तक यहाँ पर राज करता है, और फिर बाद में 1556 ईस्वी में तक वो यहाँ पर राज करता है। उसके बाद बात करते हैं अकबर। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो एक बैकग्राउंड है, जो पिछले कौन कौन से मुग़ल सम्राट थे, वो आपको क्लियर हो जाए। और ये जो क्रोनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज़ आप इसको याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि से 1605 ईस्वी तक। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, फिर किसका नंबर आता है, जहांगीर का। अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का शासनकाल चलता है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। उसके बाद शाहजहाँ आता है, शाहजहाँ 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक यहाँ पर राज करता है। और उसके बाद बात आती है, देखिए औरंगजेब, यानी जो मुग़ल एम्पायर था और मुग़ल जो बादशाह थे, उन सब में जो कैपेबल बादशाह जो हुआ करते थे, उनकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दी औरंगजेब तक। औरंगजेब यहाँ पर रहता है कब तक, 1658 से 1707 ईस्वी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई है, आप इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताई है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में आप इसको पढ़ सकते हैं, और जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम इसको डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल चूँकि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात करते हैं लेटर मुग़ल एम्पायर, या फिर मुग़ल काल का जो अंत है वो किस प्रकार से शुरू होता है और कहाँ तक पहुँचता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, और इसमें सबसे पहले आता है, देखिए, औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 3 मार्च, ये सबसे जो एफिशिएंट मुग़ल सम्राट थे उनमें सबसे लास्ट का जो मुग़ल सम्राट था वो था कौन, औरंगजेब। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में, 3 मार्च 1707 ईस्वी में, उसके 3 पुत्र होते हैं। कौन कौन से, मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श। मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श। देखिए, इसको आप एक स्टोरी की तरह याद रखिएगा। ठीक है, जो मैं आपको बताता जाऊँ उसको आप नोट डाउन करते रहिए और एक स्टोरी की तरह याद रखिए। देखिए, और शाह आलम प्रथम। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए, मुग़ल एम्पायर जो था पूरा का पूरा वो इसी चीज़ पे टिका हुआ था
कि किसका बेटा कौन राजा बादशाह बनेगा, ठीक है, किसका बेटा गद्दी संभालेगा। और गद्दी संभालने के लिए उनमें क्या थी, फिर लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, ठीक है, जद्दोजहद होती थी कि कौन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, और जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा वही मुग़ल एम्पायर की गद्दी संभालेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुग़ल एम्पायर को संभालने के लिए जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो 3 पुत्र होते हैं, बेटे होते हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इनमें आपस में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, इनमें आपस में लड़ाई होती है। और लड़ाई कैसे होती है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, जजाऊ का युद्ध। सबसे पहले मुअज्जम और आजम के बीच में लड़ाई होती है 18 जून 1707 ईस्वी को, जजाऊ का युद्ध उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मुअज्जम और कामबख्श के बीच में लड़ाई होती है, बीजापुर का युद्ध उसको बोलते हैं 1709 ईस्वी में। और इन 2 युद्धों से ये डिक्लेयर हो जाता है कि कौन राजा बनेगा। ठीक है, इसमें आजम भी मारा जाता है और कामबख्श भी मारा जाता है। ठीक है, आजम और कामबख्श दोनों की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो मुअज्जम होता है, मुअज्जम के जो 2 बेटे होते हैं, ठीक है, मुअज्जम के 2 बेटे होते हैं, 3 बेटे होते हैं, सॉरी, ये मैंने आपको भी बताया, शाह बेखबर, ये देखिए शाह बेखबर, बहादुर शाह और शाह आलम। तो मुअज्जम के ये जो 3 बेटे होते हैं, ठीक है, ये जो 2 युद्ध मैंने आपको बताए कौन कौन से, नंबर 1 युद्ध था कौन सा, जजाऊ का युद्ध, जजाऊ का युद्ध, और दूसरा था बीजापुर का युद्ध। ठीक है, इन दोनों युद्धों से ये स्पष्ट हो जाता है कि मुअज्जम का जो बेटा है वो बनेगा क्या, राजा। ठीक है, कौन, शाह आलम। देखें यहाँ पे बहादुर शाह, मुअज्जम का बेटा बहादुर शाह राजा बनता है, ये देखिए यहाँ पर बहादुर शाह राजा बनता है। और इसलिए राज संभालता है कब से, 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक। ठीक है, अब एक एक करके आप क्रम याद रखिएगा। ठीक, केवल 1 साल रहता है यहाँ पर। ठीक है, और इसका जो दरबार में था जुल्फ़िकार खां, ये जो अलग से मैं आपको नाम बताता जाऊँगा, जैसे जुल्फ़िकार खां, सैयद बंधुओं, ठीक है, अब्दुल्ला खां, हुसैन अली, ये क्या है, उनके दरबार में वजीर या अलग अलग नाम से जाने जाते थे। यानी मुग़ल सम्राट के दरबार में कुछ लोग ऐसे होते थे जो उनके बहुत ही ज़्यादा करीबी होते थे, उनको सलाह देने वाले होते थे, और उनकी राजनीति में इस प्रकार का कार्य करते थे कि किस प्रकार से वो जो मुग़ल बादशाह है वो अपनी गद्दी पर बना रहे, और उसके खिलाफ जो भी षड्यंत्र करता था उसकी खुफिया सूचना बादशाह तक पहुंचते रहे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो ये लेकिन जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल खाली आप ये अपना याद रखिए क्रोनोलॉजी। जहांगीर शाह के बाद आता है कौन, फारूक शेर। फारूक शेर का काल होता है 1713 ईस्वी 1719 ईस्वी तक। ये फारूक शेर वही होता है, देखिए ये फारूक शेर वही होता है जब हम आपको अंग्रेज़ पढ़ा रहे थे तो अंग्रेज़ का एक कैप्टन हॉकिंस फारूक शेर के दरबार में आता है, और वो फारूक शेर से क्या करता है, फारूक शेर की एक बीमारी ठीक करता है, फारूक शेर की एक बीमारी ठीक करता है, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस क्या होता है, एक वो होता है, सर्जन होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसकी एक बीमारी ठीक करता है, और इसी के बदले में गोल्डन फरमान जो हमने पढ़ा था, मैग्ना कार्टा, अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा, वो उनको प्राप्त होता है, व्यापार में उनको छूट मिलती है। ठीक है, तो ये वही फारूक शेर है। इसका शासनकाल था 1713 से 1719 ईस्वी के बीच। आगे देखिए, फिर आते हैं कौन, रफ़ी उद दर्जात, और ये 18 फरवरी से 4 जून 1719 तक ये रहते हैं, और टीबी से इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद रफ़ी उद दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक यहाँ पर गद्दी पर राज करते हैं, और 25 से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शाहजहाँ द्वितीय भी इनका नाम था। रोशन अख्तर भी इनको कहते थे, और रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला आप कह लीजिए, रोशन अख्तर कह लीजिए, ये यहाँ पर रहते हैं 1719 ईस्वी 1748 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्या, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक राजा बादशाह रहते हैं। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर जो अहमद शाह, जो पिछले इसमें मैंने आपको बताया, ये जो अहमद शाह है यही इन्हीं का वो शासनकाल होता है जब ये भारत से 1748-1754 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के बाद में यहाँ से जो कोहिनूर हीरा होता है वो यहाँ से चुरा लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। हाँ, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, और 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है डेट। और नादिर शाह 1739, अहमद शाह 1748। ठीक है, 7 बार आक्रमण किया अहमद शाह ने भारत के ऊपर। ठीक है,
उसके बाद आगे आता है कौन, आलमगीर। फिर आता है कौन, मुगल सम्राट आलमगीर 1754 से 1748। और ये वो आलमगीर है जिसके शासनकाल के दौरान प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों की तरफ से, ठीक है, और मुगल बादशाह के बीच में। देखिए यहाँ पर अंग्रेज़ प्लस बंगाल के नवाब के बीच में ये युद्ध होता है 23 जून 1757 ईस्वी को, ठीक है। और इस युद्ध के बाद में अंग्रेज़ों को इतनी बड़ी जीत मिलती है, इतनी बड़ी बढ़त मिलती है कि वो भारत में अपना व्यापार स्थापित करने में कामयाब होते हैं और भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसमें भी अपना हिस्सा जमाने के लिए सफल हो जाते हैं। उसके बाद में शाहजहाँ तृतीय यहाँ पर राज करते हैं 1758 से। उसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय और इनका नाम अली गौहर भी था। 1759 से 1806 1806 तक, ठीक है, ये यहाँ पर गद्दी पर राज करते हैं। और इनके शासनकाल में देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध के बाद बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब बक्सर का युद्ध जीता था, ठीक है, ये किस किस के बीच होता है। देखिए अंग्रेज़ प्लस मीर कासिम प्लस नवाब और मुग़ल बादशाह के बीच में होता है। शाह आलम द्वितीय होते हैं मुग़ल बादशाह उस टाइम में, ठीक है। तो अंग्रेज़ ये जो नवाब की सेना है इसको हरा देते हैं, मुग़ल बादशाह को हरा देते हैं और इससे ही साबित होता है कि जो अंग्रेज़ है वो भारत के राजा बन जाते हैं, पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अकबर द्वितीय आते हैं। फिर अकबर द्वितीय 1866 1837 तक यहाँ पर राज करते हैं। 1835 में मुग़लों के सिक्के जो थे वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी दी जाती है इसी शासनकाल में। एक एक करके आप याद रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है, जो सन दिए हुए हैं, जो डेट्स दी हुई है और जो घटनाएं उनके शासनकाल में होती है वो भी। उसके बाद में बात करते हैं आगे, देखिए बहादुर शाह द्वितीय। उसके बाद आते हैं बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफ़र आप इनको कह सकते हैं, 1837 से 1857। देखिए हमने शुरू किया था 1707, 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद में उसके जो बेटे होते हैं वो आपस में लड़ाई करते हैं उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए। और उसके बाद एक एक करके किस प्रकार से मुग़ल बादशाह आते हैं और यहाँ पर अपना अपना शासन चलाते हैं और ऐसे करके धीरे धीरे धीरे, ठीक है, हम पहुँच जाते हैं कहाँ पर, 1857 में, ठीक है। आप सभी को पता ही है कि 1857 में क्या है, 1857 में स्वतंत्रता से संग्राम होता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और 1857 की जो लड़ाई थी उससे ये साबित हो जाता है कि जो मुग़ल बादशाह है, ये जो मुग़ल एम्पायर है, मुग़ल साम्राज्य है, वो पूरी तरह से की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। और ये जो बहादुर शाह जफ़र हैं इनको क्या किया जाता है, इनको पेंशन दे के भेज दिया जाता है कहाँ, रंगून में रहने के लिए। केवल और केवल अब इनको पेंशन मिलती थी अंग्रेज़ों की तरफ से और ये इनका कोई साम्राज्य, कोई राजपाट सब खत्म हो जाता है। ये केवल और केवल अंग्रेज़ों के गुलाम बन के रह जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मुग़ल साम्राज्य का पतन हो जाता है 1857 आते आते, ठीक है। तो देखिए इस लेक्चर में फ़िलहाल मैंने एक पूरा ओवरव्यू आपको दे दिया कि जो मुग़ल एम्पायर है वो किस प्रकार से शुरू होता है और किस प्रकार से आते आते मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो जाता है। मेडिवल हिस्ट्री वाले जितने भी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इनका शासनकाल मैंने आपको बताया एक एक करके। उसके बाद जो लेटर मुग़ल एम्पायर हैं, ठीक है, यानी लेटर मुग़ल एम्पायर उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि औरंगजेब तक जो मुग़ल साम्राज्य है वो एक तरह से अपने चरम सीमा पर होता है, उसके बाद इसका फॉल शुरू होना हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है और लेक्चर को आप सुनते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। जो अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम फिर नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। तब तक आप इसको देखते रहिए और जिसने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है वो पिछले लेक्चर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।